जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री क्लास 10 के पास पेपर की, जो कि हुआ 2016 में। और उसके कौन से एमसीक्यूज़ आए, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आए, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आए, और इवन 2016 में प्रैक्टिकल पार्ट भी हुआ करता था, तो उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे। अगर वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपका प्रैक्टिकल सेक्शन भी जो है वो हल हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सेक्शन जो है वो भी आपको पता है क्लास 10 के बाद अटैम्प्ट करना होता है, तो उसके भी इंपॉर्टेंट सवालात के बारे में आपको अंदाज़ा होगा। तो लिहाजा अगर हम चलें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो क्या चीज़ बनती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड HCl, और बेस हम कास्टिक सोडा ले लेते हैं। अगर हाइड्रोक्सी से मिलेगा, सोडियम क्लोरीन से मिलेगा, तो आपको वाटर बनता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ से आपको सोडियम क्लोराइड बनता हुआ नज़र आएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो सोडियम क्लोराइड बना है, दैट मेक्स एन आइडिया कि सॉल्ट एंड वाटर जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। सो ए ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ए को जो है वो सही तस्वुर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 किया जा रहा है कि अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। अल्कीन्स जो हैं वो प्रिपेयर कर ली जाती हैं, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से मतलब अल्कीन्स को जो है वो प्रिपेयर किए थे अल्कोहल्स की मदद से। आपको याद होगा H2SO4 जो है बेसिकली यूज़ किया गया था। अल्कोहल थी इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और H2SO4 को इस्तेमाल किया गया था पानी को डिहाइड्रेट कराने के लिए, और वाटर जो है वो प्रोडक्ट में बना था, और इसके साथ जो है अल्कीन बन गई थी C2H2। तो इस अमल को हम पानी का निकलना कहते हैं अल्कोहल्स में, चूँकि हाइड्रोजन के साथ इफ़ यू जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर, तो आप कह लो कि यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोक्सी जो है वो आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और फिर ये हाफ बॉन्ड और हाफ बॉन्ड आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना देते हैं। सो दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है। सो दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस, यानी नेचुरल गैस के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, मैं आपको ये चैप्टर्स भी बता रहा हूँ। ये सवाल चैप्टर नंबर 10 से है, ये सवाल हाइड्रोकार्बन से है चैप्टर नंबर 12 से, और इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी कि कौन सा सवाल कहाँ से किया जा रहा है। और ये चैप्टर नंबर 11 से भी क्वेश्चन है, 12 से भी, इसके 12 के अंदर भी लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। तो जो मेजर कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है कुदरती गैस का, उसको मीथेन कहेंगे, ठीक है। तो मीथेन बेसिकली कह लें अप टू 65% तक जो है वो देखी गई है, और इवन समटाइम्स अप टू 80% तक भी देखी गई है। सो ए ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म। तो याद रखिएगा बहुत से प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉम्बिनेशन। अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये आप याद रखिएगा। सो दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, और ये प्रोटीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है सवाल किया जा रहा है इफ़ एनी लिक्विड हैज़ pH 7 इट विल बी। अगर किसी लिक्विड की pH 7 होगी तो उसको क्या कहोगे। तो डेफिनेटली उसको न्यूट्रल कहा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि pH स्केल के अंदर जो रीडिंग 7 है दैट इज़ न्यूट्रल। 7 से pH स्केल की बात कर रहा हूँ, तो लेस देन 7 एसिड है, और ग्रेटर देन 7 जो है वो बेस है। सो ये बातें याद रखने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स किया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, यानी जो चर्बी में हल हो जाता है, तो चर्बी में हल हो जाने वाला जो वाइटामिन है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा वाइटामिन बी और वाइटामिन सी जो हैं ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं, और ए बी सी डी ई के ये सारी कैटेगरीज हैं। बी और सी पानी में हल होते हैं, ए डी ई के, यहाँ डी तो नहीं लिखा लेकिन ए ई और के लिखा हुआ है, इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि डेफिनेटली
बाकी सारे विटामिन पानी में हल होते हैं 2 किस्म के, और बाकी सब फ़ैट में हल हो जाते हैं। और एक और बात ये है कि आप ज़्यादा बी और सी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये फ़ैट में डिपॉज़िट होते हैं और फ़ैट्स आप बॉडी से बाहर इजीली नहीं निकाल सकते। तो विटामिन बी और सी जो हैं आप कह लें कि पानी यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाता है। सो दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि विटामिन बी और सी जो हैं वो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे अगर आप ज़्यादा खा भी लेते हैं। तो विटामिन ए डी ई के जो हैं वो बड़े एक माकूल मिकदार में लेने चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 किया जा रहा है, कंप्लीट रिएक्शन इन विच, एक कंप्लीट रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, all reactants convert into products, all reactants do not convert into products, half reactants convert into products, only 10% reactants convert into products। तो जितना भी रिएक्टेंट होता है वो सब का सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तभी आप कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट है। और अगर प्रोडक्ट जो है वो टूट कर यानी रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दे तो वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं कहलाता, वो रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाता है। सो दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ए इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें आपसे स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको सब आंसर्स बता रहा हूँ, इट्स बीन 16 ईयर्स इन एजुकेशन, और आप कंफर्टेबली मेरे आंसर्स को जो है वो नोट डाउन करके फॉलो कर सकते हैं मेरे GS Academy यूट्यूब चैनल को, और कंफर्ट जोन में रहकर आप सारे क्वेश्चंस को जो है वो देख सकते हैं। बाकी मैंने ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं चैप्टर्स के। चैप्टर नंबर 16 है आपका, दैट इज़ बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज़, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। तो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी कि अब कहाँ से सवाल आ रहे हैं पास्ट पेपर में, तो मैं आपको सारे सवालों के रेफरेंस भी दे रहा हूँ। मेटे बेसिकली बोर्ड में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और यहाँ पर पूछ जा रहा है मेटे आखिर है क्या, इस मिक्सचर किस चीज़ का है। तो मेटे याद रखिएगा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। सो क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड ऑप्शन सी में मौजूद हैं। सो ये है मेटे। मेटे बेसिकली आपको स्मेल्टिंग के बाद हासिल होता है, और फिर बेसिमराइजेशन करके आपको ब्लिस्टर कॉपर हासिल होता है जो कि 98% कॉपर होता है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको काबिल गौर समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि सच रिएक्शंस विच कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में होते हों, उन रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, दे आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉज लिवर इन्फ्लेमेशन। चैप्टर नंबर 15 वाटर बॉर्न डिजीज़ से ये सवाल है। तो आखिर आप सूजन को कहते हैं, इन्फ्लेमेशन सूजन को कहते हैं। तो आखिर अगर आपका जो लिवर है वो सूज जाता है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, लिवर सूज जाने का मतलब है कि आपको लिवर की कोई बीमारी है। तो इसमें टाइफाइड टाइफी बैक्टीरिया होता है, ये आपके स्टमक की बीमारी है। जॉइंडिस जो है एज आ बाइल आपके लिवर के साथ अटैच होता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो जॉइंडिस यरकान कहते हैं। कॉलरा भी जो है कह लें कि काले यरकान को कहा जाता है, इट्स अ सिवियर कंडीशन ऑफ डायरिया। तो हैपा मीन्स लिवर, टाइटिस मीन डिजीज़, हेपाटाइटिस जो कि एक लिवर डिजीज़ है। हेपाटाइटिस में ये होता है कि वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, अमूमन वैसे वायरल ही किया कंसिडर किया, हेपाटाइटिस ए बी और भी इसकी टाइप्स होती हैं। तो हेपाटाइटिस इज़ द राइट आंसर। लिवर इन्फ्लेमेशन जो है वो आपको जो आपके जिगर की सूजन है वो हेपाटाइटिस की बीमारी में होती है। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। तो इसका जवाब बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से जो है हौसला अफजाई होती है। सो इफ़ यू सब्सक्राइब आई विल फील बेटर, एंड आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, यानी कि अगर हम देखें टेम्परेचर की बेस पर तो कितने रीजन्स हैं। चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर से सवाल लिया गया। तो द फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फेयर, देन देयर इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, आपको पता ही होगा। उसके बाद देन देयर इज़ मीजोस्फेयर, एंड द लास्ट वन इज़ थर्मोस्फेयर। तो फिर टोटल कितने रीजन्स हो गए, 4।
स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक सवाल ये आता है कि कितने नेचुरल सिस्टम्स कितने हैं, नेचुरल सिस्टम्स जो हैं वो कितने हैं। तो नेचुरल सिस्टम्स की तादाद भी 4 है, जिसमें आप लिथोस्फीयर, और ये आपके ना फर्स्ट पेज पे सवाल दिया गया। उसके अलावा लिथोस्फीयर के अलावा आपको बायोस्फीयर वहाँ पे नज़र आएगा, फिर आपको नज़र आएगा हाइड्रोस्फीयर, और उसमें एक एटमॉस्फेयर भी आपको नज़र आएगा। सो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये 4 नेचुरल सिस्टम हैं जिससे करायर्स में हम रहते हैं। इसके 4 नेचुरल सिस्टम हैं। तो बोर्ड में आपको ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं, नेचुरल सिस्टम कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि बोर्ड में टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं। तो 2016 के पेपर में ये टोटल ये वाले सवाल आए थे। और आप बाकी सीरीज़ भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, बाकी तमाम 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और इससे आने वाले पेपर्स को देख सकते हैं। सो जस्ट डोंट नीड टू वरी, बस आपने डिस्क्रिप्शन में, अब इसके अलावा वीडियो के लास्ट पे आपको थंबनेल भी नज़र आएगा, अभी आई बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं मज़ीद वीडियोज़ को। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वो सबसे आसान तरीका होता है अगली वीडियोस तक जाने का। या आप लिख लें 2017 बोर्ड पेपर केमिस्ट्री स्पेस जीएस एकेडमी, यूट्यूब सर्च बार पे लिखें तो आप ये वीडियो आपको टॉप पे हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इजीली यूट्यूब के ऊपर जो है सर्च बार पे कीवर्ड लिखें जो भी आपने वीडियो देखनी है, और स्पेस जीएस एकेडमी लाजमी लिखें। सो जीएस एकेडमी लिखने से जो है आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी। सो बहुत आसान है, अब तो यूट्यूब पे सर्च करना वीडियोस को जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमने प्रॉपर टैगिंग और एसईओस की हुई हैं, जिस वजह से आपको वीडियो जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, परमानेंट हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस जो है ये है चैप्टर नंबर 15 वाटर। वंस अगेन परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, 2 मेथड्स हैं। एक है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करके, ठीक है जी। वॉशिंग सोडा जो है बेसिकली Na2CO3 को कहते हैं, ठीक है। .10H2O भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन को, बहरहाल ये सॉल्ट होता है। इसके अलावा सोडियम जियोलाइट का आप इस्तेमाल करें तो भी जो है आप कह लें कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो जा सकती है। सो सोडियम जियोलाइट एक ऐसा रेजिन है जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। सो +3 -2 आंसर आएगा -1। सो अगर आप 2 लगा देंगे तो फिर डेफिनेटली ये आपके पास +3 -4 -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो सोडियम जियोलाइट ये रेजिन होता है बेसिकली एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसको आप जियोलाइट कहते हैं। तो ये एक रेडिकल है बेसिकली, ये हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम के क्लोराइड्स की वजह से होती है या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से होती है। तो ये 2 सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है। अगर ये पानी में है तो पानी परमानेंट हार्ड है। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट अगर पानी में होंगे तो पानी जो है परमानेंट हार्ड कंसिडर किया जाएगा। अगर पानी में बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के तो पानी टेम्प्रेरी हार्ड कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी रिएक्शन में जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका हुआ है। तो इसमें इसका जवाब आपके सामने स्क्रीन पे है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बराबर आ जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो फिर आप कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है उसमें जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाती है, तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाएगा। यानी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की तादाद जो है अगर बराबर हो जाए तो फिर आप कहेंगे इसको कि ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट की अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिव मास में और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है, ताल्लुक़ क्या है। द रेट ऑफ एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, ठीक है। अब रेट का ताल्लुक़ जो है बेसिकली मास एक्टिव मास से है,
एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। तो इसमें आप इसकी जो है एक इक्वेशन है वो भी लिख सकते हैं Kc की। सो रिएक्टेंट्स के लिए आप लिखते हैं कुछ भी रिएक्टेंट्स जो होंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होता है, ऊपर प्रोडक्ट्स होंगे नीचे रिएक्टेंट्स होंगे, और कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं कुछ भी, तो ये आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, कि पीएच जो है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बताएं, और प्योर वाटर की पीएच क्या होती है। तो pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये आपने याद किया होगा, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद था ये नेम टू एसिड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो दो तेज़ाब, एक नाइट्रिक एसिड है एक सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके नाम भी लिख दीजिएगा, खाली फार्मूले लिखे हुए हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो वाई हाइड्रोजन आयंस एक्ट एज अ लुईस एसिड, हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो लुईस एसिड के तौर पे क्यों एक्शन में आते हैं। why hydrogen ions, because they want electrons, because they are empty orbitals, उसमें accumulation of pair of electrons हो सकती है। और याद रखें लेविस कॉन्सेप्ट में यही था कि जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स लेने वाली स्पीशीज़ हैं वो एसिड्स हैं, और देने वाली लोन पेयर्स स्पीशीज़ जो हैं वो बेस हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया। उसके बाद है ये हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, यानी कोयला बनता कैसे है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं प्लांट्स को जो बरिड हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, उनकी फिर थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। सो यू कैन राइट अ वर्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, तो कोयला बन जाता है। सो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। हाउ कोल इज फॉर्म्ड, अच्छा क्वेश्चन आ गया, लेकिन कार्बनाइजेशन का सवाल भी अमूमन बोर्ड में आ जाता है, सो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और इतना मैं आपको बताता चलूँ कि स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, एकदम नहीं होगा। So it takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time. और ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो है कह लें कि ये प्रोसेस होता है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है। तो नेचुरल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फ्यूल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा आप इसको ऑटोमोबाइल्स के अंदर यानी गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं एज अ CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। एक दफ़ा MCQ भी आया था ये कि कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होती है, मतलब व्हाट इज़ CNG, तो आपको ये भी सवाल आ सकता है। बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, यानी कुदरती गैस CH4, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन किया गया। नेचुरल गैस का एक और इस्तेमाल ये है कि कार्बन ब्लैक बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये कार्बन ब्लैक इज़ बेसिकली दिस द फॉर्मूला ऑफ कार्बन ब्लैक, सिर्फ कार्बन लिखेंगे। इसके अलावा कोल की क्लासिफिकेशन आपको आ गई, तो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको आया। इसमें कोल की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोल की 4 किस्में हैं, पीट, लिग्नाइट, बिचैमिनस एंड एंथ्रासाइट। अब इसमें जो कार्बन की क्वांटिटी है, यानी सबसे जो अच्छा कोयला है वो एंथ्रासाइट है, इसमें 90% तक कार्बन होता है। याद रखें, अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो कोयला अच्छा होगा, तो अगर कार्बन कम है 40%, अब इसमें डेफिनेटली इम्प्योरिटीज़ होंगी, 60% तो कार्बन है। दैट मेक्स एन आइडिया कि अच्छा कोयला नहीं है, तो पीट घटिया क्वालिटी का कोयला है। बहरहाल इसको भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, केल्न लिखा हुआ है यहाँ पे। लिग्नाइट का कोयला जो है वो थर्मल पावर स्टेशंस में पाकिस्तान में आपको पता लगे हुए हैं। बिचैमिनस के अंदर जो है वैरायटी ऑफ कोल यूज इन हाउस होल्ड कोल, यानी घर के अंदर जो या बारबेक्यू आप देखते हैं जो शॉप्स वगैरह पे होता है वो बिचैमिनस टाइप ही होती है। और हाई क्वालिटी कोयला जो है एंथ्रासाइट, इसको आप हार्ड कोल भी कहते हैं, और ये इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। उसके बाद स्टूडेंट्स डेफिनेटली हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब तो उसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने आपको ये निशान नहीं लगाए, तो ये इसके मैं निशान लगा लूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 9 चैप्टर से आया था, और दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो 9 चैप्टर से आया था, यानी 9 चैप्टर से 2 सवाल आए थे। इसके अलावा 10 चैप्टर है, इसमें से आपको तीसरा पार्ट आया था, फिर आपका ये 5वां पार्ट है, चौथा पार्ट 5वां पार्ट भी यहीं से आया था 10 चैप्टर से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद जो आपका ये छठा पार्ट है ये आया था आपको 11वें चैप्टर से, दैट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद ये आपका 11वां चैप्टर है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस भी इसी में है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कोल का सवाल भी 11वें चैप्टर से लिया गया। तो ये अभी मैं आपसे बता रहा था। अब मैं आपसे बात करता हूँ बेसिकली क्लासिफिकेशन का सवाल भी यहीं से है। अब मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ।
थर्ड क्वेश्चन बेसिकली जो है कंटेन 8 पार्ट, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। अभी की स्कीम वैसे डिफरेंट है, 2000 ऑनवर्ड जो 2016 से बच्चों ने पेपर दिए, इसकी स्कीम थोड़ी डिफरेंट हो गई है। सो स्कीम के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट में हमेशा एक वीडियो रख देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। और अब स्कीम क्या होगी, तो वो प्लेलिस्ट में हमेशा मैं स्कीम की एक वीडियो रखता हूँ जो कि अपडेटेड होती है मुतलका टाइम से। आप किसी भी साल इसको वीडियो को देख रहे हैं, 2021, 22, 23, 24, 25 जब भी आप देख रहे हैं, तो आपको ये स्कीम की जो है लाजमी एक वीडियो मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं और आपको वीडियो मिल जाएगी। या आप लिख लें स्कीम और उसका जो है आप ईयर लिखें और स्पेस GS अकेडमी लिखें, तब भी आपको मिल जाएगी। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं बेसिकली कह लें कि कार्बन की जो हैं वो 4 वैलेंसीज होती हैं। जब चारों वैलेंसीज जो हैं फुली सेटिस्फाइड हों बाय अ सिंगल बॉन्ड, या ये बात काबिल गौर है, जिस तरह कार्बन है इसकी 4 वैलेंसियाँ सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड कर दी हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड। जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो तब इस कंडीशन को हम अनसैचुरेशन के ज़िम्मे में ले जाते हैं। और याद रखिएगा डबली और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो हैं ये थोड़े एनर्जी में कम होते हैं, देयर आर वीक बॉन्ड्स। ये सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, चले मैं आपको थोड़ी सी अगली बात बता देता हूँ। और ये पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें 1 पाई 1 सिग्मा होता है, इसमें सारे ही सिग्मा हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं सिग्मा बॉन्ड रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि सारे सिंगली बॉन्डेड होंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थोड़ी सी, होप सो आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गिव प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स विद केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन में आपने अब हेल्प से जो है हाइड्रोजनेशन करवानी है अल्कीन्स की। तो याद रखें जब भी हाइड्रोजनेशन होती है अल्कीन्स की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो निकल कैटलिस्ट या प्लाटिनम कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें आपको अल्कीन नज़र आ रहा है, इसका नाम ईथीन है, और ईथीन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मस्ट लिखना है आपने ये। और निकल कैटलिस्ट हो या प्लाटिनम कैटलिस्ट हो, दोनों लिख सकते हैं आप। और आपको ईथेन बनता हुआ नज़र आ रहा है, सो दैट इज़ ईथेन। सो इंडस्ट्रियल स्केल में जो है आप कह लें इस अमल को यूज़ किया जाता है ताकि मार्जरीन बनाया जाए, जैसे ऑयल है हाइड्रोजन गैस विद टेम्परेचर। लेकिन एक मैं बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर 200 डिग्री तक आप टेम्परेचर देंगे तो फिर मार्जरीन बनेगा, 250 से 300 डिग्री देंगे तो फिर बनास्पति घी बनेगा। तो इसे केवल को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। बहरहाल ऑयल से घी बनाने के अमल को भी हाइड्रोजनेशन ही कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड राइट देयर जनरल फार्मूला, कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो डेफिनेशन बताएं और इनका जनरल फार्मूला भी लिखें। तो कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, डेफिनेटली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स आपको याद होंगे या कीटोन्स आपको याद होंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि आर के अंदर बहुत से आपको हाइड्रोक्सी नज़र आएंगे, यानी कार्बन अगर 4 हैं तो मे बी 2 हाइड्रोक्सी हों, 3 हाइड्रोक्सी हों। यहाँ कार्बन अगर 4 है, 5 है, 10 हैं, तो इसमें हाइड्रोक्सी की क्वांटिटी मैटर करती है। तो इनका जनरल फार्मूला ये होगा कि कार्बन हाइड्रेटेड होते हैं, सो दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बन मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर। हाइड्रेटेड कार्बन्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं। सो व्हाट आर दी पॉलीसेकेराइड्स, गिव एग्जांपल। पॉलीसेकेराइड्स में ये होता है कि बहुत से मोनोसेकेराइड्स आपस में मिल जाते हैं, जैसे बहुत सी शुगर्स, लेट्स से दैट बहुत सी शुगर्स जो हैं लाइक ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है जो मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, तो स्टार्च बनती है। सो लुक एट द एग्जांपल स्टार्च, या फिर सेलुलोज बनती है। सो राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला बताया जाए तो अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला ये आपके सामने है, इसको आप नोट डाउन कर लें, इट्स एन इम्पॉर्टेंट। इसमें कार्बन हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, अल्काइल ग्रुप मौजूद है और अमाइनो ग्रुप मौजूद है। तो कार्बन के साथ चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसा कार्बन जिसके साथ सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों, इसको अल्फ़ा कार्बन्स कहा जाता है।
एक लफ्ज़ और है कायरल कार्बन भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला ये एक फैटी एसिड है, नो डाउट दिस इज फैटी एसिड, और नीचे जो आपको स्टेरिक एसिड नज़र आ रहा है इट इज़ ऑल्सो अ फैटी एसिड, और एक और होता है ऑयलिक एसिड। इसका फार्मूला आप लिख दें कमेंट के अंदर अभी, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये दोनों जो है याद रखिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये आपको लिपिड्स में से सवाल किया गया है 13 चैप्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। तो डेफिनेटली ट्रोपोस्फेयर में आपको 99% जो है सारी गैसेस नज़र आएंगी, तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस तो 99% मौजूद है। तो ट्रोपोस्फेयर द स्फेयर वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और लाइफ है हमारी। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वन, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हीट कर रही है एटमॉस्फेयर को। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रिया जो है वो फॉसिल फ्यूल है, यानी आप जो फॉसिल फ्यूल निकालते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, कोयला वगैरह बर्न करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल। तो इसकी बर्निंग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आती है, और पौधे काट रहे हैं तो डेफिनेटली पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से कम करते हैं। तो लिहाजा ये हो रहा है कि भाई प्रॉब्लम इज़ बिंग गोइंग ऑन, कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है हमारे ग्लोब में। हमारा जो ग्लोब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ती जा रही है, तो इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कह सकते हैं। और इससे ये होता है कि जब सूरज से एनर्जी आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेती है, यानी टकराने के बाद जब ये आती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फोटॉन्स हैं, लाइट है, लेकिन अर्थ से टकराने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस बन जाती हैं, यानी हीट की रेडिएशंस बन जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स दोनों ये इसको बाहर जाने में अलाउ नहीं करते हैं। वाटर वेपर्स तो वेरी करते हैं, आपको पता है कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो रही है तो इट्स मीन दैट कि वो हर वक्त आपके एरिया को गर्म रखेंगे। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके अर्थ को गर्म भी कर रही है और टेम्परेचर को बढ़ा भी रही है। तो ये बात काबिल गौर है, बस आप याद रखें। सो इस फिनोमिनन को आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहेंगे। अगर हम ओजोन देखें, ओजोन इज़ अ वेरी फ्रेंडली गैस इन द स्ट्रेटोस्फेयर, अगर लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो ये पॉइजनस है। तो इधर आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ ओजोन लेयर फॉर्म्स इन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन कैसे बन जाती है। तो स्टूडेंट्स ओजोन के बनने का अमल तो ऑक्सीजन की मरहून मिन्नत है। जब अल्ट्रा वायलेट रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऊपर से बिला बनफशी शुआएँ आती हैं फ्राम द सन, तो ये जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेसिकली, ये दोनों आपस में मिलके O3 मॉलिक्यूल बना देते हैं, और इसमें से काफ़ी हीट भी रिलीज़ होती है। इसलिए आप देखते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। यानी कि अगर आप देखें कि फ्रॉम योर टॉप ऑफ द अर्थ टिल दी टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर आपको मनफी 53 डिग्री, आई डोंट नो 57-55 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन आप उससे भी और ऊपर जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप पे चले जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ होने की वजह भी यही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो रहा है, यानी कि जो इसका बनना है ओजोन का, ये एक एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स बाहर आना, थर्म मीन हीट का बाहर आना। तो इस तरीके से जो है ये बनती है ओजोन, और इससे ओजोन लेयर कहलाते हैं। और ओजोन लेयर का यही है कि जो अल्ट्रावायलेट जो ख़तरनाक हैं, कुछ तो ओजोन बनाने में हेल्प कर देती हैं और कुछ ओजोन ख़ुद उनको रोक देती है। इफ़ देयर इज़ अर्थ, तो आप समझ लें कि ये ओजोन है, और ये ओजोन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्लॉक होकर वापस जा रही हैं। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इजाज़त नहीं है कि वो एंटर करें अर्थ के अंदर, सो अर्थ के पास या बायोस्फीयर में जहाँ ज़िंदगी पनपती है। सो दिस ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। अमूमन बोर्ड में MCQ आता है कि स्ट्रेटोस्फेयर के कौन से हिस्से में ओजोन है, तो मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर आपने याद रखना है। सो देयर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर्स टू द 5 क्वेश्चन। हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो है पानी कैसे बढ़ता है, यानी ऊपर की तरफ कैसे जाता है। तो ये कैपिलरी एक्शन होता है जिसकी बेस पर जो है वो पानी ऊपर की तरफ जाता है
फ्राम रूट्स टू द टॉप ऑफ द लीव्स टू द एरियल पार्ट्स। तो ये बड़ा ज़रूरी अमल है और किसी भी पौधे के लिए, लैंड के पौधे के लिए ये होना ज़रूरी है। So there we have chapter number 15 now. Chapter number 15 is basically water. It's a very important chapter of your syllabus. Hydrology is called the study of water. तो what are the causes of hardness of water? यानी कि अगर पानी हार्ड हो रहा है तो याद रखो मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स अगर पानी में आ जाएं या कार्बोनेट्स इवन पानी में आ जाएं तो ये सॉल्ट्स हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितने सॉल्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्ट्स। ये 8 सॉल्ट्स अगर पानी में आ जाएं तो ये पानी को हार्ड कर देते हैं। सो दिस कॉल्ड दी हार्डनेस। बाइकार्बोनेट्स की वजह से पानी परमानेंट हार्ड होता है, टेम्प्रेरी हार्ड होता है, याद रखिएगा। क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से पानी जो है ये बेसिकली टेम्प्रेरी हार्ड होता है। सो फॉर एग्जांपल जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम का ये फार्मूला है और जिप्सम किसी हद तक पानी में सॉल्युबल है। या चूने की हम बात करें तो चूना भी पानी में किसी हद तक सॉल्युबल है। तो ये पानी में जब आ जाता है चूना या जिप्सम तो पानी हार्ड हो जाता है। सो दी सॉल्ट्स मेक्स दी वाटर हार्ड। तो उसके बाद सवाल किया व्हाट आर दी रीजंस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। बॉर्न का मतलब कैरी करना है, यानी पानी कौन सी बीमारियां कैरी करता है, क्या वजह है इसके पीछे, ये पूछी गई है। कौन सी बीमारियां नहीं, वजह क्या है। अब देखें वजह ये है बिकॉज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है और जिस वजह से पानी में बीमारियां बढ़ रही हैं। बहुत से जरासीम या बहुत सी ऐसी धातें पानी में रह जाती हैं और हमारे पानी से पीने से हमारे जिस्म में आ जाती हैं। और ये टॉक्सिन्स होते हैं, बेसिकली कह लें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। फिर टॉक्सिन्स जैसे आर्सेनिक, मर्करी, लेड और बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स हमें कैंसर करते हैं, दिमागी, किडनी की बीमारियां, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरस की बात कर लें, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन फैमिली, वर्म्स, ये पानी में होते हैं और ये भी काफ़ी खासा नुकसान करते हैं हमारी बॉडी का। सो सेकेंडली लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटेट्स इज़ अनदर मेजर कॉज ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग वाटर बॉर्न डिजीज। और ये जो एक सैनिटेशन सिस्टम है हमारा ये ख़राब है। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन कह लें, एक लफ्ज़ है, इसको याद रखें। ये फ़ायदा पहुंचाता है बीमारियों को फैलने में, तो ये फैसिलिटेट यानी हेल्प करता है। तो सैनिटेशन जो है अच्छी होनी चाहिए, हर गली कूचे की जो है नालियाँ वगैरह प्रॉपरली बनी हों, पानी के पाइप और गटरों के पाइप इकट्ठे ना जा रहे हों। तो फिर समझ लें कि बरसाती मौसम में भी पानी जो है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर लेट्स से दैट कि ऐसा नहीं होता तो फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ का जो है मसला रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं मज़ीद आगे चलूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, गिव अ मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पानी की कौन सा मेथड चाहिए। सो द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज द इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आपने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो 2 सॉल्ट्स ऐड करने होंगे, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O ये ऐड करें पानी में, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो है वो कह लें कि इनसॉल्युबल आयंस के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा, जिस वजह से आप हार्डनेस को जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। इसकी मैं इक्वेशन भी आपको बता देता हूँ। तो ये स्क्रीन पर आपको अभी इक्वेशन नज़र आ रही है कि अगर सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में डाला जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट बनेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बनकर नीचे पतीले में जम जाएगा। आपको पता है कि पानी गर्म करने वाले पतीलों में काफ़ी जमे हुए सॉल्ट्स आपको नज़र आते हैं और साथ सोडियम सल्फेट आपको नज़र आएगा। सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट भी डेफिनेटली सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट की भी हार्डनेस को जो है ख़त्म करेगा। अगर ये पानी में हल है सॉल्ट तो पानी परमानेंट हार्ड है। तो अगर मैग्नीशियम सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा, सोडियम सल्फेट पानी में हल हो जाएगा। सोडियम सल्फेट जो है वो पानी को हार्ड नहीं करता, इवन हल तो रहेगा उसके अंदर लेकिन इसको हार्ड नहीं करता, यानी सोप बनाने की सलाहियत को कम नहीं करता है, लेदर बनाने की सलाहियत को कम नहीं करता है। तो सोडियम सल्फेट से हार्डनेस नहीं होती है, इवन ये पानी में तो ये भी हल ही रहता है। तो सल्फेट अगर कैल्शियम का है तब मसला करेगा, या मैग्नीशियम का सल्फेट है तब मसला करेगा। सोडियम का सल्फेट हो तो मसला नहीं करेगा।
ये आपने बात अब ज़रा थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअली देखनी। इसके अलावा सोडियम ज़ोलाइट से भी आप कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव। तो फ़िलहाल चॉइस वॉशिंग सोडा की रही, तो आप वो बुक से कंसर्न कर लें इसका आंसर। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। क्रूड ऑयल शुरू में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑयल है, रेजिडुअल ऑयल क्रूड ऑयल में सारी फ्रैक्शंस निकाल लें तो जो बच जाता है वो रेजिडुअल ऑयल है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल। ऑन अदर हैंड बाय रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल रेजिडुअल ऑयल इज ऑब्टेन्ड। तो आप ये लकीर लगा के भी डिफरेंस कर सकते हैं। बड़ा जेंगो किस्म का क्वेश्चन है ये। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया जा रहा है वो ये है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। आखिर क्या प्रिंसिपल है सॉल्वेज प्रोसेस का। तो स्टूडेंट्स 15 डिग्री के ऊपर जो है सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पानी में इतना ज़्यादा हल पजीर नहीं रहता, पीपीटीज बन जाते हैं इसके। तो 15 डिग्री टेम्परेचर तक आपने सोल्यूशन को रखना है जो आप सॉल्वे प्रोसेस के दौरान अगर सोडियम कार्बोनेट हासिल कर रहे हैं 15 डिग्री टेम्परेचर रखना है। अगर आपसे ज़्यादा कर देंगे टेम्परेचर तो फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट हल हो जाता है पानी में, तो फिर डेफिनेटली इसको अलहदा करना मुश्किल है। तो सोडियम अगर बाइकार्बोनेट को आप अलहदा करेंगे तो तभी पॉसिबल है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट निकालें, यानी वॉशिंग सोडा निकालें। तो सोडियम बाइकार्बोनेट 15 डिग्री पे अगर आप रखेंगे तभी पॉसिबल है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में से निकाल पाएंगे। यही इसका प्रिंसिपल है। इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए जो है सॉल्वे प्रोसेस कामयाब हुआ, क्योंकि लो सॉल्युबिलिटी 15 डिग्री पर ही अलाउ करती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अलहदा हो जाए, और बाद में जब ये अलहदा हो जाता है तो कैल्सिनेशन करके हम सोडियम कार्बोनेट हासिल कर लेते हैं। उसके बाद अगला है जी, पाइन ऑयल को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों है। तो पाइन ऑयल याद रखिएगा एक ऐसा ऑयल है जो कि फ्रोथ बनाता है, यानी कि झाग बनाता है, फ्लोट करवाता है झाग को। यानी कि अगर ये आप एक चैम्बर लेंगे और उस चैम्बर के अंदर आप झाग बन जाएगी पाइन ऑयल से, और इसमें क्या होगा, इस झाग में जो कॉपर का पार्टिकल है वो ऐड होगा, यानी ओर है जो कॉपर का, जिसमें चाल्कोपाइराइट आपने पढ़ा होगा, चाल्कोपाइराइट CuFeS2। तो ये चाल्कोपाइराइट जो है कह लें कि फ्रोथ के साथ मिल जाता है, और फ्रोथ के साथ मिल जाने से जो है ये इसको फिर जिस तरह आप मलाई हटा लेते हैं दूध में से, ऐसे ही फ्रोथ को आप अलहदा कर लेते हैं और चाल्कोपाइराइट प्योर हो जाता है। तो ये कंसनट्रेट करने का एक मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा ग्रेविटी सेपरेशन भी है, इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन यहाँ पे फ़िलहाल पूछा गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद डिफ़ाइन पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो सवाल किया जा रहा है, डिफ़ाइन पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन यही है कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, सेवरल गैशियस लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, इवन पानी भी इसके अंदर है, सॉल्ट भी इसके अंदर है, कुछ अर्थली पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ भी आपको मिलेंगी। तो पेट्रोलियम इज़ अ बिग थिंग, इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। पेट्रा मीन्स रॉक, ऑयलियम मीन ऑयल, तो रॉक ऑयल यानी कि चट्टानों के नीचे से मिलने वाला ऑयल। तो स्टूडेंट्स अब हमारा ये ख़त्म तो हो गया है पास्ट पेपर 2016 का जो कि हम पढ़ रहे थे, और इसमें जो है हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन इसमें इस साल में प्रैक्टिकल हिस्सा भी आपके एग्ज़ाम का हिस्सा होता था। एक तजवीज़ दी गई थी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी साथ ही ले लिया जाए, क्वेश्चनिंग साथ ही कर ली जाए, ताकि प्रैक्टिकल्स को भी मलहूज़े खातिर अच्छे तरीके से रखा जाए। लेकिन फिर ये आने वाले वक्त में जो है कह लें कि जिस तरह के अभी ये वीडियो मैं 2022 में बना रहा हूँ, तो 16 के बाद से ये समझा गया कि ये एक अच्छा इकदाम नहीं है, एक अच्छा कदम नहीं है। तो फिर इस मेथड को जो है बाद में डिनाई कर दिया गया, यानी प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिकल के साथ ही क्वेश्चन करने के लिए रख दिया गया, और उसको थ्योरी के साथ क्वेश्चन बैंक को नहीं लगाया गया। लेकिन बहरहाल 2016 में और उससे पहले प्रैक्टिकल्स भी आया करते थे, लिहाजा उनका पार्ट 2 होता था। पार्ट 1 में आपका सारा शॉर्ट लॉन्ग MCQs आते थे, और पार्ट 2 के अंदर कुछ प्रैक्टिकल के। अब मैंने ये इसलिए आपको समझाने हैं, कराने हैं, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाए। याद रखें, केमिस्ट्री का क्लास 10 वाले प्रैक्टिकल लाजमी देते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद कोई एक हफ़्ते के बाद प्रैक्टिकल स्लिप भी उनकी आ जाती है, बल्कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी उसके ऊपर प्रैक्टिकल स्लिप के भी निशानदेही की जाएगी।
और फिर आपने मुतलका सेंटर जाके प्रैक्टिकल्स अटैम्प्ट करने होते हैं, नोटबुक तैयार करनी होती है। तो इससे कोई ज़रूरी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह फ्री टाइम में मैं आपको जो है इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। ये मतलब आपको सवाल आ गया है केमिकल इक्विलिब्रियम से, और आपको तो पता ही होगा फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बनते हैं, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो रिवर्स में ये होता है कि जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनते हैं। तो ये आपने उसमें पहले पेज पे पढ़ा भी होगा कि आयोडीन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं। आयोडीन पर्पल कलर की होती है, एक बड़ी स्मोकी सी गैस होती है आयोडीन। तो जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, तो फिर वो पर्पल कलर वैनिश हो जाता है। इवन एमसीक्यू भी आता है कि आयोडीन का क्या कलर होता है, तो पर्पल होता है, याद रखिएगा। तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो पर्पल कलर जो है वो गायब हो जाता है, और फिर जब आप ठंडा करते हैं बीकर को तो दोबारा पर्पल कलर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदाजे होते हैं कि आयोडीन और हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं 2 मोल, और हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा से जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। तो ये पहला सवाल आपसे किया गया, और इसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आप इसको सारे को कॉपी कर लो। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं आपसे इसकी इसी सवाल के पार्ट बी की, ये 3 नंबर का सवाल था कि अब यहाँ पर बताना था कि एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जिसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे, ऐसे सॉल्ट्स जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होंगे वो एसिडिक सॉल्ट्स होंगे, और उनको बनाने का तरीका भी आपको दे दिया गया है। और डेफिनेटली एसिडिक सॉल्ट्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। इस तरह से बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं, नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। बेसिक सॉल्ट्स को आप मज़ीद बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, सॉरी एसिडिक सॉल्ट्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको ये नॉर्मलाइज होते हुए भी नज़र आएंगे। बहरहाल बेसिक सॉल्ट्स आपके सामने हैं। बेसिक सॉल्ट्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, ये 2 सॉल्ट्स आपको दिए हैं। तो इनको बनाने का तरीका भी ये है, आप उसको याद रखिएगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट में होना चाहिए था। तो ये जो है कह लें कि हाइड्रोक्सी हों अगर तो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। वैसे अगर खाली हाइड्रोक्सी हो मेटल के साथ तो बेस होती है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड बेसिस हैं। लेकिन अगर ये 3 रेडिकल्स हो जाएं तो फिर ये बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो ये भी आपकी बुक में भरपूर अंदाज में जो है इन्होंने ये टॉपिक लिखा हुआ है, बेसिक और एसिड सॉल्ट्स का टॉपिक है। तो बस उसी के बारे में लिखना था आपने। उसके बाद गिव 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़। ये भी सवाल कर लिया गया कि आखिर होमोलोगस सीरीज़ की 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये अमूमन आपने याद कर ली होंगी कि इनके जनरल फार्मूले होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं फिर सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं वो CH2 से बढ़ जाते हैं। यानी अगर आपके पास मीथेन है, इसमें CH2 का इजाफा करेंगे तो C2 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। इसमें भी CH2 का इजाफा करेंगे आप तो फिर आप देखते हैं कि ये C3 हो जाएगा और H8 हो जाएगा। यानी CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन और C3H8 प्रोपेन। इस तरह ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये भी एक सक्सेसिव मेंबर्स बनाने का एक तरीका है। बेशक वो अल्कीन के बनाए, अल्केन के बनाए, अल्काइन के बनाए, डिपेंड आप पे करता है। तो मतलब आपसे मुराद है कि मतलब आप जो उस प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सब जल जाते हैं, ये सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है। उनको बनाने का तरीका भी किसी हद तक सिमिलर ही है। उसके बाद एक और सवाल किया गया, सोर्सेज बता दें अल्केन्स के क्या होते हैं। तो ये आपने जगह बतानी है कहाँ कहाँ से अल्केन्स मिलते हैं। तो आपको पेट्रोलियम से अल्केन मिलेंगे, ठीक है, नेचुरल गैस से अल्केन मिलेंगे। आपको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी अल्केन्स आप हासिल कर सकते हैं। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी होती है। इसके अलावा आप गोबर के अंदर देख सकते हैं अल्केन्स, जो गोबर गैस होती है वो अल्केन होती है, मीथेन होती है। सिवेज यानी जो गटर होते हैं, इनका जो गोबर होता है या गटर का जो एक गंद होता है, इसमें भी अल्केन होती है। इसके अलावा बायोगैस है, यानी कोई पत्ते वगैरह या कोई जानदार वगैरह जो है मर गए, गल सड़ गए, तो उनके अंदर से भी गैस निकलती है, बायोगैस कहलाएगी वो। इसके अलावा आप कैटल का डंक यानी घोड़ों का जो गोबर होता है, या एक्सक्रीटा, या गिरे हुए पत्ते हैं, सारे मरे मुरझाए हुए दरख्त हैं, एक्सक्रीटा कहेंगे उन्हें, प्लांट वेस्ट को कहेंगे। तो यहाँ से आपको अल्केन्स के सोर्सेज मिलेंगे। बहरहाल आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये भी शायद वहाँ पर मौजूद है सेम डाटा। उसके बाद अगर सवाल एक और देखें हम, तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि बनाए कैसे जाते हैं। तो याद रखो मोनोसेक्राइड्स जो हैं अगर बन भी जाएं तो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, पानी की मदद से टूट नहीं सकते।
इसको बनाया जाने का अमल पौधे करते हैं। ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पौधा बनाता है पत्ते के अंदर। पत्ते के सेल का नाम मीज़ोफिल सेल है, और मीज़ोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली अल्लाह ने रखी है जिसका नाम प्लास्टिड है। प्लास्टिड के अंदर थैलेकॉइड्स होते हैं। तो आप कह लें प्लास्टिड के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड की किस्म है, तो उसके अंदर ही ग्लूकोज बनता है। तो बन कैसे सकते हैं आपको बता दिया। अब करेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं ये आपके सामने अब मैंने बताएं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो टेट्रोजेज हैं, पेंटोजेज हैं, हेक्सोजेज हैं। ये आपके सामने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मैंने रख दी। एक एल्डिहाइडिक शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो कीटोनिक शुगर है, तो फ्रुक्टोज इसका नाम है। तो ये बनते पौधे में ही बनते हैं। इनकी क्या खसूसियात होती हैं, खसूसियात में आप याद रखें ये पानी में हल हो जाते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। इनको आप मतलब ये यूनिट आपको जो नज़र आ रहा है, ये एटम्स का जो एक गुच्छा नज़र आ रहा है आपको, ये पानी इसको तोड़ नहीं सकता। जब पानी इसको तोड़ नहीं सकता तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। तो ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल कंपाउंड्स हैं। मतलब सारी शुगर्स नहीं, ये मोनोसेक्राइड्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब ओलिगोसेक्राइड्स में जैसे चीनी है, सुक्रोज, वो टूट सकती है पानी की मदद से, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो आपसे मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। तो इनको आप रिड्यूसिंग शुगर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इनके पास खासियत होती है दूसरे कंपाउंड्स को हाइड्रोजन देने की। इनके पास ये वाले हाइड्रोजन ये अपने ब्रेक डाउन कर देते हैं और दूसरों को ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, हाइड्रोजन्स दे सकते हैं। तो इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। और ये आपने याद रखना है, मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। इसके अलावा एक और सवाल आया कि एसिड रेन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये आपने याद किया होगा बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं एसिड रेन। ये हैवी मेटल्स को जो है, या ऐसे मेटल जो कि शायद मुज़र सेहत हैं, पानी में आ जाते हैं, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू आ जाते हैं, टॉक्सिक मेटल सारे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप कह लें कि एसिड रेन जो है वो इमारतों पे कैल्शियम कार्बोनेट की अटैक करके सारे मोन्यूमेंट्स ख़राब कर देती है, बिल्डिंग्स ख़राब कर देती है, कलर डल कर देती है। जिस तरह ताजमहल है, एसिड रेन अगर होती रहेगी तो ताजमहल ख़राब हो जाएगा। एसिड रेन जो है वो एसिडिटी भी इंक्रीज़ कर देती है सॉइल की और क्रॉप्स की। ये भी एक वजह है। सॉइल की और क्रॉप की जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो फिर अच्छी इरिगेशन नहीं होती, अच्छी फसलें नहीं उगाई जा सकती। इसके अलावा चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है कि एसिड रेन जो है ये पत्तों को डायरेक्टली डैमेज भी करती है, उनकी लाइफ कम कर देती है, क्योंकि एसिड से उनकी जो पत्तों की सरफेस है वो ख़राब हो जाती है, मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा कॉलरा एंड क्रिप्टोस्पोरेडियम वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, उनके ऊपर जो है सवाल आया है कि बताएं ये कौन सी डिजीज़ हैं। तो कॉलरा मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर में, शुरू में मैंने इस पास्ट पेपर के, कि ये एक ऐसी बीमारी है जो विब्रिस कोलरा जैसे बैक्टीरिया से होती है। ये पानी में होता है और ये ह्यूमन फीसिस के थ्रू, मतलब जो आपका सैनिटेशन सिस्टम है और वाटर सप्लाई सिस्टम है, जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर ये ह्यूमन फीसिस पानी में शामिल हो जाती हैं। तो उसके अंदर ये विब्रिस कोलरी रहती है और ये फिर जब आपके पेट में आता है तो डायरिया करता है और बहुत भी फैटल हो सकता है, आपकी डेथ कॉज कर सकता है। क्रिप्टोस्पोरेडियम की अगर मैं बात करूं तो ये एक माइक्रोबियल डिजीज़ है। इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये भी इसी की किस्म कह लें आपको, क्रिप्टोस्पोरेडियम। ये भी जो है एक माइक्रोब है, उसकी वजह से होती है। टाइनी पैथोजेंस होते हैं जो पानी की सरफेस पे होते हैं, जिस तरह रिजर्वायर्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। अगर आप इनका पानी पी लें तो आपको ये जानदार आपकी बॉडी में आके आपको बड़ा परेशान कर सकते हैं। अगर आप यूरिया के स्टेप्स सीखना चाह रहे हैं तो एक और सवाल किया गया। तो यूरिया के आपको ये सामने मैं पहले बताऊंगा कि यूरिया में 46.6% तक जो है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की मिकदार बताई जा रही है। यूरिया का फार्मूला आपको आता होगा। ये यूरिया का फार्मूला है, यानी इसमें 2 नाइट्रोजन के होते हैं। इसके अलावा और कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र आपको पता है लाइक यूरिया, तो उसका आप नाम लिखें कमेंट में। चले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, अमोनियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला आप बनाकर लिखें कमेंट में। तो लेट्स सी कि आपको आता है कि नहीं आता है। गूगल करके मत आइएगा, यहीं से डायरेक्ट लिखिएगा। तो 90% तक ये फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है यूरिया, बरल और भी डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ठीक तरीके से, मैं आपको ठीक तरीके से लिख देता हूँ। तो रॉ मटेरियल के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब अगर यूरिया बनाए तो रॉ मटेरियल कौन से यूज़ होंगे, तो अमोनिया
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हैबर प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, ये चैप्टर नंबर 1 में भी लिखा हुआ है। फिर प्रोसेस यही होता है कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अमोनियम कार्बामेट बनता है। अमोनियम कार्बामेट को हम हीट करते हैं और उससे यूरिया बना लेते हैं, और फिर पानी इसके अंदर काफ़ी होता है तो पानी निकालने के लिए हम ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया करते हैं, और फिर इसके ग्रेनुलेशन ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, छोटे छोटे से दाने बना लेते हैं, और फिर दाने बन जाते हैं। एक फैक्ट्री है पूरी जो ये काम करती है, आपकी बुक में इसकी तस्वीर भी बनी हुई है फैक्ट्री की, एक पाई चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर ये बात बताई जा रही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अमोनिया रिकवरी टावर में और प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सॉल्युबल प्रोसेस, ये कैसे पॉसिबल है। तो अमोनिया रिकवरी टावर कैसे काम करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनती है, क्विकलाइम भी कहते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेटिंग टावर में चली जाती है, तो क्विकलाइम जो है वो आगे से बनाई जाती है, पानी डालकर इसको स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो है कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम पैदा किए जाते हैं। फिर आप अमोनिया रिकवरी टावर की अगर मुझसे बात करेंगे तो अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर कैसे अमोनिया रिकवर होती है कि अमोनियम क्लोराइड और जो स्लेक्ड लाइम है ये दोनों आपस में मिलते हैं, और फिर आगे से कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट, वाटर बाय प्रोडक्ट, और अमोनिया गैस बनती है। ये अब सॉल्वेबल प्रोसेस से गैस नहीं बनी, ये अमोनिया रिकवरी टावर से जो आपके प्रोडक्ट थी अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉल्वेबल प्रोसेस के दौरान ही बनी थी, तो उसको और स्लेक्ड लाइम को मिलाकर ये अमोनिया बनाई गई है, दैट इज़ बीइंग कॉल्ड अमोनिया रिकवरी। उसके बाद सवाल है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट डेफिनेटली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है हवा में और ग्रीन हाउस गैस कहलाती है ये, और ग्रीन हाउस कॉज करती है यानी टेम्परेचर बढ़ा देती है अर्थ के एटमॉस्फेयर का। और यहाँ से आप ये सारा कॉपी कर लें, इसको बुक से ही लिया गया है, वैसे सेम टू सेम है। तो स्टूडेंट्स ये आपका लॉन्ग पार्ट था, आप प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद। राइट डाउन दी apparatus टू डिटरमिन दी मोलैरिटी ऑफ गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय वोलूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये एक न्यूमेरिकल है, एक प्रैक्टिकल है, इसमें आपने बीकर, ब्यूरेट, पिपेट, फनल, कॉनिकल फ्लास्क, आयरन स्टैंड सोल्यूशंस, HCl का 0.1 मोलर सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, फिनाफ्थलीन, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब लेने हैं ताकि आप क्या कर सकें, मोलैरिटी मालूम कर सकें। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। सो राइट डाउन द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। तो ये आप सारा नोट डाउन कर लें। फ्लेम टेस्ट बेसिकली ये नोट डाउन कर लें। फ्लेम टेस्ट हमें बताता है कि कौन सा धात मौजूद है, मुख्तलिफ़ धातों का मुख्तलिफ फ्लेम निकलता है, कलर निकलता है, उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक कलर है किसी भी फ्लेम का। ये आपका केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर है, वहाँ पर टेबल इसके अंदर भी दिया गया हुआ है। उसके अलावा ये राइट दी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स टू आइडेंटिफाई कीटोन बाय यूजिंग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। उसका ऑपरेटर्स आपने लिखना है, ये मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा गिव मटेरियल टू आइडेंटिफाई कीटोन बाय यूजिंग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। तो ये एक मेथड है, इसको आप फॉलो कर लें। ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, लैब में होने वाला अमल है, तो इंशाल्लाह लैब में ही आपको समझाएंगे। अभी बस इसका आंसर नोट डाउन कर लें आप। राइट द रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स टू आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि KMnO4 की मदद से, पोटाशियम परमैंगनेट की मदद से हम किसी भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका ऑपरेटर्स ये है आपके सामने लिखा हुआ। और इसके बाद जी राइट डाउन द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द फिनॉल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल को आइडेंटिफाई करना है, और फिनॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर वगैरह आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सारी बुक के ऊपर लेक्चर्स हैं और नोट्स हैं, पास्ट पेपर, एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड। GS Academy इज़ अ बिग साइंस वर्ल्ड। हमारे साथ अभी ज्वाइन करें। अपने दोस्तों की वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, और हमारे GS Academy यूट्यूब चैनल का भी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।